हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी जीके। और हम इस चैनल पर उत्तर प्रदेश जीके की सीरीज अभी शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एग्ज़ाम अनाउंस हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में उत्तर प्रदेश का जीके पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जो जीके है, यूपी जीके, हम उसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह, जो कि आपको समझ में आए उस तरीके से हम पढ़ेंगे। और मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो के माध्यम से ही आपको सारा कुछ समझा दूँ, और वीडियो देखकर ही आप अच्छी तरीके से समझ जाएँ, आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। ठीक है, अच्छी तरीके से हम इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और भी इसकी जो है, हमने जो सीरीज़ शुरू की है, इसमें कई सारी वीडियोस बनेंगी। पहले मैं इसमें क्या करने वाला हूँ आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे यूपी जीके की। ठीक है, और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार में ही जो सारा कुछ कवर हो जाए। उसके बाद में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं इसमें कराऊंगा यूपी जीके में, वो लगभग लगभग 20 क्लासें होंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और उन 20 क्लास में ही सब कुछ डिटेल में बहुत अच्छी तरह हम कवर करेंगे। वो थोड़ा सेशन थोड़े लंबे रहा करेंगे प्रैक्टिस वाले, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं, और उनके आसपास के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मतलब अगर आप इस हाथ से पढ़ेंगे यूपी जीके, तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी आपका रिव्यू वीडियो के बाद में रहता है, अच्छा जो भी आपको जैसा लगता है वीडियो, वो आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो है मैप खोल रखा है। आज की पहली क्लास है, आज थोड़ा सा छोटी क्लास रहेगी, फिर हम इसकी ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसमें जो है हम इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो है सीरियल वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरियल मतलब एक स्टार्टिंग से। ठीक है, तो पहले मैंने मैप खोला है, इसका एक बेसिक चीज़ समझते हैं हम, उसके बाद में आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आप देखते रहिएगा वीडियो, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और सिलसिलेवार तरीके से। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में से कोई टॉपिक उठा लिया, सब चीज़ें एक क्रमवाइज तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मैप खुला हुआ है। तो सबसे पहले अगर यूपी जीके आपको समझना है, तो आपके लिए यूपी का मैप बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जिससे आपको पूरा मैप दिखे। अभी आपको यहाँ पर ये पूरा मैप उत्तर प्रदेश का दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का पूरा मैप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मैप है। तो अभी आप हमें इसमें क्या देखना है कि उत्तर प्रदेश का मैप जो है, इसमें कौन कौन से जो उत्तर प्रदेश मतलब भारत के अंदर राज्य हैं, वो कौन कौन से ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश के, इसकी सीमाएं हमें फ़िलहाल अभी देखनी है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है, जिसमें आप जानते हैं 75 ज़िले हैं, और इसकी जो सीमा है वो कई सारे राज्यों से इसमें लगती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें देखिएगा, ये हम देखते हैं सबसे पहले नेपाल से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर जो मैं पेन चला रहा हूँ, कि महाराजगंज का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये नेपाल से सीमा बनाता है। महाराजगंज के बाद में सिद्धार्थनगर। ठीक है, सिद्धार्थनगर के बाद में बलरामपुर के बाद में ये श्रावस्ती के बाद में बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, ये जो है सीमा बनाते हैं इसमें नेपाल से। अब नेपाल से कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 ज़िले जो है सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, पता होना चाहिए। 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा कौन सा ज़िला बनाता है, तो लखीमपुर खीरी बनाता है। ठीक है, और टोटल जो सीमा उत्तर प्रदेश शेयर करता है नेपाल से, जैसे पीलीभीत से लेकर लखीमपुर खीरी होते हुए बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज तक ये बनाता है। 579 किलोमीटर की सीमा जो है बनाता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में इस ये आपको कहता हूँ 7 ज़िले। अब हम देखते हैं बिहार, इधर की तरफ बिहार देख लेते हैं। बिहार के साथ भी जो है 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, तो आप ये देखिएगा, एक कुशीनगर है, कुशीनगर के बाद देवरिया के बाद बलिया के बाद गाजीपुर के बाद चंदौली, और फिर सोनभद्र। ठीक है, तो ये 7 ज़िले हो गए वो यूपी के, जो बिहार के साथ भी सीमा बनाते हैं। ठीक है, जिसमें बलिया जो है ये सबसे पश्चिमी ज़िला माना जाता है, उसका मतलब पूर्वी ज़िला, सबसे पूर्वी ज़िला माना जाता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सबसे पूर्वी ज़िला माना जाता है उत्तर प्रदेश का ये बलिया। और मतलब 7 ज़िले बनाते हैं सीमा। और बिहार के साथ यूपी जो है 1060 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है। ठीक है, और ये जो आप सोनभद्र जो देख रहे हैं नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से जो आप देखेंगे सोनभद्र में ये बिहार से भी सीमा लग रही है इसकी। इसके बाद में इसकी सीमा आप देखेंगे ये जो झारखंड से भी लग रही है, नीचे जो है छत्तीसगढ़ से भी लग रही है, उसके बाद में ये सीमा जो है मध्य प्रदेश से भी लग रही है। ठीक है, मतलब एक जो ज़िला है जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मतलब 4 राज्य सीमा लगा से 4 राज्यों की सीमा लग रही है अकेले सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाता है। तो इसमें जो है 4 डिस्ट्रिक्ट मतलब 4 राज्य इसमें कवर है, 4 राज्यों से सीमा लग रही है सोनभद्र की। तो आप ये याद रखेंगे। तो झारखंड से अगर देखा जाए तो झारखंड से सिर्फ एक ही ज़िला सीमा बनाता है सोनभद्र, और छत्तीसगढ़ से सिर्फ सोनभद्र सीमा एक ही ज़िला सीमा बनाता है, जो कि मैंने लिखा है, जो कि 100 किलोमीटर की सीमा लगभग बनती है। उसके बाद में है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा अगर ज़िले जो लगते हैं किसी राज्य से तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, 11 ज़िले जो हैं वो मध्य प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले हैं, इनमें कौन कौन से हैं, तो ये सोनभद्र है, सोनभद्र के बाद में ये मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के बाद में इलाहाबाद। ठीक है, आप ये जो मैं पेन यहाँ पर चला रहा हूँ ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद में इलाहाबाद के बाद जो है चित्रकूट है, चित्रकूट के बाद में बांदा, फिर बांदा के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे हमीरपुर, फिर महोबा, झांसी और ये ललितपुर। अब आप यहाँ पर देखेंगे, गिनेंगे 1 2 3 3 4 5 6 7 7 और एक 8 और एक 9 और यहाँ पर आप देखेंगे क्या 10 और यहाँ पर आप क्या देखेंगे 11। ये हो जाएंगे आपके पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट ये हो जाएंगे। इसमें कैसे, इसमें हमने देखा दोबारा गिनी, सोनभद्र 1, मिर्ज़ापुर 2, इलाहाबाद 3, चित्रकूट 4, बांदा 5, महोबा 6। ठीक है, महोबा 6 और ललितपुर 7, झांसी 8, जालौन 9 और इटावा 10 और ये आगरा 11 है। तो टोटल जो इसमें ज़िले बन रहे हैं 11 ज़िले जो है सीमा मतलब बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ में, और 1110 किलोमीटर की जो है सीमा बनती है। ठीक है, तो इन ज़िलों के नाम आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, और अपने दिमाग में ये भी याद रखें कि ये जो सोनभद्र किधर की तरफ है, उसके ऊपर ये मिर्ज़ापुर आता है, फिर ये इलाहाबाद है, मतलब मैप आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, फिर ये चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और ये आगरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है अच्छी तरीके से इसमें मैप जो पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी डिटेल से बहुत आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक माइंड में रहना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस तरफ है। उसके बाद में हम चलते हैं किधर, राजस्थान की तरफ। ठीक है, तो राजस्थान जो है उसके साथ सिर्फ 2 ज़िले जो हैं सीमा लगती है, 2 ज़िलों की उत्तर प्रदेश से, एक तो आगरा है और एक मथुरा है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये आगरा की सीमा लग गई और एक ये मथुरा की सीमा लगती है। ठीक है, राजस्थान के साथ मतलब वो 200 किलोमीटर की सीमा यहाँ बनती है। उसके बाद में आता है फिर ये ऊपर हरियाणा आता है, हरियाणा के साथ में टोटल जो है 6 ज़िले सीमा बनाते हैं, जिसमें एक कुछ सीमा तो ऊपर की तरफ लगती है, जैसे आप देख रहे होंगे ये सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर की सीमा लगती है हरियाणा से, नीचे की तरफ शामली की सीमा लगती है हरियाणा से। ठीक है, उसके बाद में शामली से थोड़ा सा नीचे आएंगे बागपत। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे, 3 1 2 3। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे मथुरा, अलीगढ़ और ये गौतम बुद्ध नगर। तो ये 6 जो ज़िले हैं ये ज़िले बनाते हैं किसके साथ सीमा, हरियाणा से सीमा बनाते हैं। फिर देखिएगा सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, शामली, बागपत और ये गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा, और ये अलीगढ़ और ये मथुरा। ठीक है, तो ये जो हैं हरियाणा के साथ में उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं 6 वो सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है दिल्ली की। दिल्ली के साथ में आप देखते हैं कि मुख्यतः सीमा जो लगती है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स की जो है सीमा लगती है। ठीक है, जिसमें एक तो गौतम बुद्ध नगर है और एक गाज़ियाबाद है। ठीक है, तो ये सीमा लगती है लगभग ये सीमा 110 किलोमीटर की सीमा लगती है इन 2 ज़िलों की। ठीक है, हरियाणा से करीब 250 किलोमीटर की सीमा लगती है। और इसके बाद में ये मैं जो किलोमीटर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी ये पूछ लिए जाते हैं कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है उत्तर प्रदेश, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे उत्तराखंड से जो है 7 ज़िले लगते हैं यूपी के। एक तो ये सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर के बाद में मुजफ्फरनगर के बाद में बिजनौर के बाद में मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत। ठीक है, तो ये 7 हो गए, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। तो ये 7 ज़िले जो हैं सीमा बनाते हैं और 600 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, और एक राज्य और रह गया इसमें, वो रह गया कौन सा,
हिमाचल प्रदेश, जिसके साथ 17 किलोमीटर की सीमा बनती है, और अकेला हिमाचल प्रदेश के साथ जो है सहारनपुर सीमा बनाता है। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से सीमा लग रही है, उत्तराखंड से सीमा लग रही है, नेपाल से जो है इंटरनेशनल ये बॉर्डर है, तो इसे हम अभी हटाते हैं। तो एक राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तराखंड, तीसरा हो गया बिहार, ठीक है, चौथा हो गया झारखंड, पाँचवां छत्तीसगढ़, और छठा हो गया आपका क्या, मध्य प्रदेश, सातवां राजस्थान और आठवां हरियाणा। तो अभी आपने खुद देखा कि जो टोटल सीमा जो लग रही है वो यूपी की 8 राज्य से लग रही है, ठीक है, 8 राज्य से सीमा लग रही है। यूपी जो है 8 राज्यों के साथ सीमा मतलब लगती है। तो ये आपने अभी इसमें देखा, ठीक है। अब है एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये दिल्ली है, ठीक है। तो ये दिल्ली से सीमा लग रही है, गाजियाबाद की और नोएडा की। तो ये भी आपने देख लिया, एक केंद्र शासित प्रदेश। और एक जो है जो सीमा लगाता है 8 और एक 9, और एक इसकी सीमा लगती है इसकी नेपाल के साथ, ठीक है। नेपाल जो देश है इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, और 7 जिले इसके लगते हैं। जिलों के नाम आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि यूपी जो है उसका बॉर्डर किन किन राज्यों से शेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि 8 राज्यों से और एक यूनियन टेरिटरी से और एक देश जो है नेपाल, उसके साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्शन दे के पूछ लिया जाता है। अभी मैंने आपको इसमें मैप में समझा दिया, तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। जैसे जानते हैं हम इस तरीके से लाइनें खींचती हैं, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, और इधर होता है साउथ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ की तरफ जो है सीमा, वो नॉर्थ की तरफ जो है इसका मतलब किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये उत्तर प्रदेश अपना। तो इसमें नॉर्थ की तरफ क्या आ जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड से सीमा लगती है, जिसमें हमने देखा 7 जिले लगते हैं, ठीक है, उत्तराखंड से। वैसे ही अगर पूछा जाए वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ आप ये याद रखेंगे किसे, एक तो याद रखेंगे हरियाणा को और राजस्थान को, ठीक है, हरियाणा और राजस्थान को याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ जो है छत्तीसगढ़ को याद रखेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए। और ईस्ट की तरफ आप झारखंड और बिहार के लिए याद रखेंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश के लिए इसकी भी सीमा साउथ से, तो मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इधर साउथ की तरफ आप याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ इधर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, तो इधर आप हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट मतलब पश्चिम और उत्तर के बीच में, ठीक है। तो उत्तराखंड हो गया नॉर्थ में, हिमाचल प्रदेश हो गया नॉर्थ वेस्ट में, हरियाणा हो गया वेस्ट में, ठीक है, राजस्थान वेस्ट में हो गया, मध्य प्रदेश साउथ में, छत्तीसगढ़ साउथ में, झारखंड ईस्ट में और बिहार ईस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं, यूपी के अंदर कि प्राचीन काल में जो है यूपी में कई सारे जनपद बने हुए थे, जैसे काशी, कुरु, पंचाल, कौशल, ठीक है, आपने सुने होंगे 16 महाजनपद। तो ये जनपद अलग अलग इसमें डिवाइडेड थे प्राचीन काल में, ठीक है। प्राचीन काल के अंदर मतलब पुराने समय की ये बात चल रही है। उसके बाद में मौर्य काल, गुप्त काल में आया, फिर अशोका, जैसे अशोक, चंद्रगुप्त वगैरह, ये भी जो है अपने अपने इन्होंने मतलब मुख्य शहर जो रहे उत्तर प्रदेश में, वो इनके समय पे मतलब इन्हीं के शासन रहा। फिर मध्यकाल में अकबर ने आगरा को राजधानी बनाया यूपी के अंदर ही। मुख्यतः हम यहाँ पर समझना क्या चाह रहे हैं कि यूपी का जो नेम है वो किन किन स्टेज से होके गुजरा है, ठीक है। तो अब वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि फिर उसके बाद में, जैसे कि जानते हैं आप, मध्यकाल के बाद में अंग्रेजी शासन आया, ठीक है। अंग्रेजी शासन में यूपी के नामकरण की कई सारी यहाँ पर उसके नाम हुए, तो वो हम नाम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा 1836 के अंदर, 1836 के अंदर जो है उत्तर प्रदेश जो है 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत नाम से जाना जाता था, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस नाम से, ठीक है। उसके बाद में 1856 जब आया, तो 1856 के अंदर जो इसमें अवध ऐड कर दिया गया था, ठीक है। अवध ऐड इसमें किया गया था 1856 के अंदर। आप यहाँ देख रहे होंगे 56, अवध इज एडिड टू द कंपनी ऑफ टेरिटरी, इसमें ऐड कर दिया गया, अवध के लिए ऐड कर दिया गया। लेकिन इसका जो है 1877 में इसे इस नाम से पुकारा, इसे ऐड जो किया गया वो 1856 में किया गया, बट 1877 में इसे जो है इसे नाम दिया गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसे नाम दिया गया। उसके बाद में जो है
1877 हम यहाँ पर लिखेंगे इसे इधर। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ 1877, ठीक है। उसके बाद में 1937 में जो है इसे केवल संयुक्त प्रांत नाम से जाने जाना लगा, ठीक है, केवल संयुक्त प्रांत। तो आपको क्या याद रखना है, 1836 में इसे जाना जाता था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस नाम से, मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत नाम से। फिर 1877 में इसे जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से, मतलब आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। उसके बाद में 1937 में इसे जाने लगा यूनाइटेड प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत के नाम से। फिर 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानने लगे, ठीक है। ये इसका नामकरण है, ये आपको याद रखना है कि इसका नाम किन किन स्टूडियो से होकर गुजरा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो अब इसमें उत्तर प्रदेश की नाम पद्धति, राजधानी, ये सब हम समझेंगे। एक चीज़ मैंने आपको ऊपर जो बताई है वो आप इसमें एक चीज़ समझिएगा, ये जो डेटा जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था 1877, इसे मैंने चेंज किया फिर, क्योंकि इसमें जो है 1870 ये बुक में दिया गया है, बट इसका सही जो हमने सर्च करेंगे तो पता लगेगा 1902 के अंदर इसका नाम जो है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा हुआ, ठीक है। तो हम इसका जो मानेंगे इसमें 1902 ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बुक में इसमें 1877 भी दिया, वो भी वैसे गलत नहीं है, क्योंकि वो उस हिसाब से है जैसे कि मतलब जो प्रशासन में मतलब किसी एक व्यक्ति ने उस समय दिया था, जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय ये नाम दिया था, बट 22 मार्च 1902 को जो है लॉर्ड कर्जन के समय इसका ये नाम बदल कर रख दिया गया था, ठीक है। मतलब पूर्ण रूप से 1902 में हम इसे मानेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में इसका नाम पद्धति इसका देख लीजिए, इसमें मतलब इसका नाम हिंदी में अर्थ है उत्तरी प्रांत, ठीक है। और ये प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है और विशेषकर मौर्य, गुप्त, मुगल, ब्रिटिश काल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब हम राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी जो रही है वो इसके लिए मैं कुछ डेट आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1836 से जो राजधानी रही थी वो रही थी आगरा, ठीक है। उसके बाद में 1836 के बाद में 1858 से फिर चेंज हुई 1858 में, वो हो गई इलाहाबाद, ठीक है। और फिर इसके बाद में 1858 के बाद में फिर 1921 से, ठीक है, 1921 से राजधानी के लिए लखनऊ कर दिया गया था, जो कि आंशिक रूप से थी, ठीक है, मगर पूर्णतः तरीके से जो है 1935 में 1935 में जो है लखनऊ को पूर्णतः आप लगा लीजिएगा पूर्णतः तरीके से लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है। राज्य का जो गठन हुआ है वो 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में राज्य का पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कि इसके बॉर्डर वगैरह तय किए गए थे कि इसके जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले या क्या क्या आएगा, पूर्ण तरीके से उसका मतलब जो रेखा है बॉर्डर की उसे खींच दिया गया, जिसमें कि टेहरी गढ़वाल और कुमाऊँ वगैरह को भी शामिल किया गया था 1 जनवरी 1956 को, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर उत्तर प्रदेश का प्रभाग प्रदेश मतलब अलग प्रदेश बनाया गया, जैसे कि आप जानते हैं 13 जिलों का विभाजन करके उत्तराखंड का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 के लिए। ये डेट आपको याद रखनी है। राजभाषा उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं, तो वो हिंदी है और दूसरी जो आधिकारिक भाषा है वो उर्दू है, ठीक है। तो ये बहुत याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है, कुछ लोग समझते हैं सिर्फ हिंदी, तो दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू भी है, याद रखें। अन्य भाषाएं कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में भी अध्ययन करेंगे। भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये इसमें कुछ भाषाएं हैं और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। फिर राज्य दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा कि 24 जनवरी 1950 को राज्य का गठन हुआ था, नाम इसका उत्तर प्रदेश हुआ था, तो इसीलिए 24 जनवरी के लिए जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अभी हमने देखा कि यहाँ पर जैसे कि 2 भाषाएं देखी, जैसे हिंदी और उर्दू। तो हिंदी जो है 1947 में हमने यहाँ पर राजभाषा के लिए अपनाया था, और जो दूसरी जो भाषा बनी है उर्दू, वो इसके लिए डेट आप याद रखेंगे यहाँ पर 1989 से, ठीक है, 1989 से, और इसके लिए आप डेट याद रखेंगे 1947 से, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें हमने कह दिया, अब है बात उच्च न्यायालय की, ठीक है। उच्च न्यायालय आप जानते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो कि 4th नंबर का उच्च न्यायालय है अगर हम पूरे देश की दृष्टि से देखें, क्योंकि इससे पहले 3 उच्च न्यायालय ऑलरेडी स्थापित हो चुके थे, और वो जो है 1862 में हुए थे, जो कि
कलकत्ता का, बॉम्बे का और मद्रास का। ठीक है, एक ही सन में तीनों जो उच्च न्यायालय जो है स्थापित, मतलब वहाँ पर स्थापना की गई थी। उसके बाद में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना, जो कि 17 मार्च 1866 में बना। ठीक है, मुख्य पीठ इसकी जो है प्रयागराज में ही है, बट इसकी एक खंडपीठ भी है बेंच, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, प्रथम जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर वॉल्टर मोरगन है, और जो स्वीकृत क्षमता है न्यायाधीशों की वो 160 है, जिसमें स्थायी क्षमता 119 और अतिरिक्त क्षमता जो है वो 41 की है। और वर्तमान में इसके जो न्यायाधीश हैं वो हैं माननीय न्यायाधीश अरुण भंसाली जी, इसके वर्तमान में न्यायाधीश हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। ठीक है, तो ये डेट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर राज्य चिन्ह देखिए, सबसे पहले देखिए इसके राजकीय पशु। ठीक है, राजकीय पशु दलदली हिरण है, 12 सिंघ, जिसे हम बोलते हैं दलदली हिरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्वैम्प डियर। ठीक है, स्वैम्प डियर बोलते हैं दलदली हिरण, 12 सिंगा राजकीय पशु है। बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और मैंने इसका जो नेम है रोसेरवस डुबाउसिली, ये मैंने लिख दिया है। इसका साइंस का जो नेम होता है, साइंटिफिक नेम, वो आपके लिए हेल्प कर सकता है काफ़ी, कभी पूछा जाता है। ठीक है, और राजकीय पक्षी जो है वो सारस क्रेन, मतलब सारस क्रेन है इसका नाम। राजकीय पक्षी सारस क्रेन, इसका साइंटिफिक नेम है एंटीगोन। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं एंटीगोन, सारस क्रेन। और जो राजकीय पुष्प है वो है पलास का, और इसका जो नाम है साइंटिफिक वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो कि हाँ राजकीय पुष्प है। और इसके लिए जो पलास है, इस जो पलास का फूल है राजकीय पुष्प, इसे 2011 में अपनाया गया था। ठीक है, 2011 से इसे 2011 से है ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2011 से 4 जून 2011 से है। ठीक है, और जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक का वृक्ष। ठीक है, जो वृक्ष है वो है अशोक का वृक्ष, जिसका साइंटिफिक नेम है सराका अशोका। और इसके अलावा हमने देख लिया, भाषा देख ली। ठीक है, पशु देख लिए, पक्षी, वृक्ष, पुष्प देख लिया। खेल जो है वो हॉकी है, आपको पता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ जगह है। खेल जो है वो कौन सा है, वो हॉकी। राजकीय खेल की अगर हम बात करें तो वो हॉकी है। और चिन्ह की अगर हम बात करते हैं, राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो है एक वृत्त में दो मछली हैं। एक वृत्त के अंदर, जैसे एक वृत्त जो बना हुआ है उसमें 2 मछली हैं इस तरीके से। ठीक है, और एक तीर धनुष है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मतलब राजकीय चिन्ह क्या है, चिन्ह आप यहाँ पर याद रखें। एक इसमें वृत्त है चिन्ह में, जिसके अंदर 2 मछली हैं, 2 मछली हैं, और एक तीर धनुष है, एक तीर धनुष है। ठीक है, और ये चिन्ह जो है इसे 1938 में स्वीकृत किया गया है। ठीक है, 1938 में इसे जो है स्वीकृत किया गया है, 1938 में। ठीक है, अब यह है भौगोलिक परिचय, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, भौगोलिक परिचय आप जानते हैं जैसे कि उत्तरी भारत जो है, उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश स्थित है और लैंड लॉक्ड राज्य है। मतलब इसकी सीमा जो है वो पानी से नहीं लगती, चारों तरफ अपनी सीमा जो है उत्तर प्रदेश, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि राज्यों के साथ साझा करता है। तो इसकी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश तो जो है मतलब स्थल राज्य है। ठीक है, वो स्थल रुद्ध राज्य है, मतलब लैंड लॉक्ड है। चारों तरफ से इसकी सीमा जो है लैंड से ही लगती है, मतलब राज्यों से घिरी हुई है, ऐसा नहीं है कि पानी से लगती है। ठीक है, और इसके जो आकार है वो दक्षिण की ओर पतला होता है, वो चौड़ा सी अनियमित आकार है। ये आप देख सकते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 60 से 300 मीटर है, जिसमें पूरब में 60 मीटर है और उत्तर पश्चिम में जो है पश्चिम में 300 मीटर है। सामान्य वर्षा जो है 1000 से 1200 मिलीमीटर वर्ष होती है। और अक्षांशीय विस्तार की हम यहाँ पर बात करें, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, तो आप यहाँ पर समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर इसका समझा देता हूँ अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के लिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है तो हम अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के लिए आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। देखिए, पहले हम इसका आप देशांतरीय विस्तार देख रहे होंगे। इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, यहाँ पर 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक है पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर में ये, और जो कि सबसे जो मैंने जैसे कि बताया था, सबसे पश्चिमी जिला शामली और सबसे पूर्वी जिला बलिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला ये बलिया है,
और ये है शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। और इसका ये देशांतर हम इसका जो विस्तार देख रहे हैं वो 70 डिग्री 5 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और वहीं अगर हम इसका अक्षांशीय विस्तार अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये अक्षांशीय विस्तार, तो ये यहाँ से जो है यहाँ पर जो सबसे दक्षिणी इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सोनभद्र, और जो सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है वो है कौन सा, सहारनपुर। तो सहारनपुर से सोनभद्र का इसका अगर हम लगाते हैं अक्षांशीय विस्तार, तो वो है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उत्तरी अक्षांश कितना है इसका, और ये देशांत मतलब ये उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार इसका कितना है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये मैंने फ़ोटो के माध्यम से आपके लिए यहाँ पर समझा दिया। छोटा कर देते हैं इसे इधर लगा देते हैं कहीं भी, और 1 सेकंड और छोटा कर देते हैं। हाँ, अब हम समझते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब जो हमने मैप देखा उसी हिसाब से इसमें क्या है, इसमें जो लंबाई है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम मतलब जैसे कि मैंने बताया ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है पूरे प्रदेश की वो 650 किलोमीटर, और उत्तर से लेके दक्षिण तक जो चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चौड़ाई है प्रदेश की ऊपर से लेके नीचे तक वो है 240 किलोमीटर, ठीक है। भौगोलिक सीमाएं जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है, मतलब 8 राज्यों के साथ लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा से सटा जिला, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था मैप में, सोनभद्र है। 4 राज्यों के साथ सीमा लग रही थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। इसके साथ इसकी सीमा लग रही थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है, जो कि 7 जिले हैं, इसके बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीवस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको उस मैप के माध्यम से समझाई थी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसे 11 कर देते हैं। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1110 किलोमीटर की सीमा है। हिमाचल प्रदेश 17 किलोमीटर की सीमा सहारनपुर से लगती है, इसके साथ 11 राज्य लगते हैं, मैंने आपको वहाँ बताया था। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा राज्य ललितपुर है, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात करी थी। 3 तरफ से जैसा कि मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। जब हम इसमें देखेंगे, ये देखिएगा, ये जो ललितपुर है यहाँ से भी मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, इधर से भी मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और इधर से भी, मतलब तीनों तरफ से जो है मध्य प्रदेश से ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। अब इसे समझिएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य, सोनभद्र को स्पर्श छत्तीसगढ़ है, आप पता निकाल देंगे, क्योंकि जैसे कि हम ऊपर यहाँ पर देख चुके हैं। फिर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम बिंदु, उत्तर पश्चिम, जैसा कि मैंने आपको बताया था ईस्ट, वेस्ट और ये नॉर्थ, तो ये नॉर्थ और वेस्ट मतलब उत्तर और पश्चिम, ये दोनों के बीच में यहाँ कौन सा राज्य बताया था, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्वीतम बिंदु बलिया को स्पर्श करने वाला, बलिया को बिहार स्पर्श करता है, जो कि बलिया यहाँ पर है, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के पश्चिमतम बिंदु शामली, मतलब जो सबसे पश्चिम में जो जिला है वो है शामली, जिसको मतलब जिसका हरियाणा के लिए ये टच करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में ये सब हमने जिला यहाँ पर देख लिए। एक चीज़ और यहाँ पर आप समझिएगा, जिला के इसमें अलावा मैं बता देता हूँ इसमें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कुछ ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो NCR में लगते हैं इसमें, तो उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले जो हैं वो NCR में लगते हैं, ठीक है। 6 ज़िले हम यहाँ पर लिख देते हैं। यूपी के 6 ज़िले NCR में लगते हैं, ठीक है। ये पता, अच्छा ये इसमें वैसे इसमें PDF में नीचे दिया गया होगा, हम जब इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो देखेंगे आपके ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रफल 2,33,365 वर्ग किलोमीटर का है। और इसकी जो क्षेत्रवार अगर हम रैंक देखें, रैंक मतलब इसके क्षेत्र में, मतलब एरिया वाइज, तो भारत में इसका जो है 4था स्थान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। 4था स्थान जो है भारत में उत्तर प्रदेश का।
इससे बड़े भी तीन राज्य हैं, इसका चौथा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा राज्य की अगर हम बात करें तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है। और राजस्थान के बाद आता है फिर कौन सा, एमपी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है, फिर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर है यूपी का। ठीक है, तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी है, उत्तर प्रदेश है। वहीं ये जो है मतलब उत्तर प्रदेश जो है ये इसका जो एरिया है पूरा भारत, जैसे कि जो मान लीजिए ये अगर पूरा भारत है इस तरीके से, तो इसका जो उत्तर प्रदेश का एरिया है पूरे भारत का 7.33% है। ठीक है, 7.33% ये एरिया कवर करता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला मतलब ये चौथे नंबर पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है, जिसका जो एरिया है वो 7680 वर्ग किलोमीटर है लखीमपुर खीरी का। मैप में भी हमने यहाँ पर देखा था लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला था। अब आपके ध्यान में आना चाहिए कि लखीमपुर खीरी कहाँ पर है, तो उसके लिए चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिएगा, ये है लखीमपुर खीरी, तो ये इसका जो है पूरा एरिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा ज़िला है ये उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद में आप बताइए दूसरा ज़िला कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला कौन सा होगा एरिया वाइज। पहला तो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, अब यहाँ पर फोटो में आप देखिएगा, फिर डिसाइड करने की कोशिश करिएगा। फिर हम बताएंगे, फिर आप देखिएगा कि फ़ोटो में वो ज़िला कहाँ है, तब आपको ये ज़िले सब याद होंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप सोनभद्र जो है वो ये सबसे मतलब दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है सोनभद्र, ये आपको लग रहा होगा। और इसके बाद में और आप मैप में देखेंगे तो आपको और पता चलेगा कि तीसरा आप देखेंगे कि हरदोई यहाँ पर। ठीक है, हरदोई है ये तीसरा है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ ज़िले यहाँ पर लिख दिए हैं, जिससे यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई, फिर बहराइच, फिर सीतापुर, मतलब ये बड़े से छोटे की तरफ है। ठीक है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, उससे छोटा सोनभद्र, उससे छोटा हरदोई, हरदोई से छोटा बहराइच, फिर उससे छोटा सीतापुर, फिर उससे छोटा प्रयागराज, फिर बदायूं और फिर ललितपुर। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, हापुड़। ठीक है, यह है हापुड़, जिसका 660 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अब ये भी आप देख लीजिएगा मैप में किधर है ये। तो मैप में आप हापुड़ के लिए जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको हापुड़ मिलेगा, ये देखिएगा हापुड़, जिसके ये मेरठ से नीचे की तरफ है ये, और ये अमरोहा और बुलंदशहर, नोएडा और गाजियाबाद से सीमा इसकी लगती है हापुड़। ठीक है, तो ये हापुड़ है, सबसे छोटा ज़िला जो है यही है उत्तर प्रदेश का हापुड़। ठीक है, और हापुड़ जो है इससे हापुड़ सबसे छोटा है, इससे बड़ा है फिर भदोही, भदोही से बड़ा है गाजियाबाद, और गाजियाबाद से बड़ा शामली, और शामली से बड़ा बागपत। मतलब आपको सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, फिर उससे बढ़ते क्रम में 5, और फिर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला, फिर उससे घटते क्रम में 5-6 करीब याद होने चाहिए, जिससे आप पेपर में सवाल निकाल पाएँ और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, हापुड़, हापुड़ से बड़ा भदोही, भदोही से फिर थोड़ा बड़ा गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से बड़ा शामली, शामली से बड़ा बागपत। और ये सामने मैंने इनके किलोमीटर में इनका एरिया दे दिया है पर किलोमीटर में। ठीक है, और लखीमपुर खीरी, उससे छोटा सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर बहराइच, सीतापुर, प्रयागराज, बदायूं, ललितपुर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक बार और पढ़ेंगे आप ध्यान से, और फिर मैप में देखिएगा। ठीक है, जैसा कि मैप में भी मैंने आपको दिखाया भी। ठीक है, और ऐसा हम इसको मैप को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। अब है बात कि शहरी क्षेत्र वाला सबसे बड़ा ज़िला, मतलब ऐसा ज़िला उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र हो, तो वो है लखनऊ। ठीक है, कौन सा है, तो वो है लखनऊ। एक सेकंड रुकिएगा, वो है लखनऊ। ठीक है, और शहरी क्षेत्र वाला सबसे छोटा ज़िला श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि श्रावस्ती किधर है, और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में किधर है, और उसकी सीमा किसी से लगती है, किसी राज्य से नहीं लगती है। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी, जब आप बार बार इसके अंदर मैप देखेंगे। चलिए मैं प्रयास करता हूँ एक बार आपको बराबर में मैप रखने का। तो मैंने यहाँ पर अभी ये मैप ओपन कर लिया है, अब आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब जैसा कि हमने बात करी यहाँ पर क्या शहरी क्षेत्र का सबसे छोटा जिला, जिसमें शहरी क्षेत्र सबसे कम है, तो अब मैं यहाँ जूम करके दिखाऊंगा। श्रावस्ती है, तो श्रावस्ती आप देख सकते हैं, ये है श्रावस्ती, ये श्रावस्ती आपको दिख रहा होगा। श्रावस्ती के बराबर में आपको बहराइच दिख रहा होगा, बलरामपुर दिख रहा होगा, और ये सब किससे, नेपाल से सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से नेपाल से, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, फिर श्रावस्ती का नाम है, तो ये श्रावस्ती मेन ये रही। ठीक है, इसके बाद में है कि शहरी आबादी वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जिसमें शहरी आबादी सबसे ज़्यादा हो। तो कंफ्यूज मत हो गया, हमने सबसे पहले देखा शहरी क्षेत्र,
क्षेत्र की बात करें, मतलब शहरी क्षेत्र किस में ज़्यादा है तो लखनऊ में, शहरी क्षेत्र किस में कम है तो श्रावस्ती में। अब है शहरी आबादी, अब क्षेत्र नहीं है, अब है आबादी, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही है आबादी की। तो आबादी की जब बात हो गई, ठीक है, अब बात हो रही है आबादी की। तो आबादी के बाद में कौन है, गाजियाबाद। अब शहरी आबादी सबसे ज़्यादा किस में है, गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ है, तो इसे देखिएगा ध्यान से, गाजियाबाद, गाजियाबाद है इस साइड, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये यहाँ पर आप गाजियाबाद दिखेगा, ठीक है। ये दिल्ली, ये जो दिल्ली वाला बॉर्डर दिख रहा है, दिल्ली में आपको यहाँ पर ये जो गाजियाबाद दिखेगा, ठीक है। गाजियाबाद है, फिर हापुड़ है, ठीक है। गाजियाबाद के पीछे आपको हापुड़ दिख रहा होगा, ऊपर मेरठ, तो ये गाजियाबाद है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पर नोएडा है, ठीक है। अब ऊपर देखेंगे इसमें क्या है, उसके बाद शहरी आबादी वाला सबसे छोटा ज़िला वो भी श्रावस्ती है। तो श्रावस्ती किस में, अगर शहरी क्षेत्र की बात आ जाए तो भी सबसे छोटा, शहरी आबादी की बात आ जाए तो भी सबसे छोटा, लेकिन शहरी आबादी में सबसे बड़ा पूछा जाए तो गाजियाबाद, लेकिन ठीक है। और शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ा तो वो लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ ये है जो कि आपको रेड कलर की बिंदी दिख रही होगी, ये लखनऊ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मैप है। और आगे देखेंगे कि आगे क्या है, शहरी आबादी वाला सबसे बड़ा शहर। अब यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अब तक हम बात कर रहे थे किसकी, जिला की बात कर रहे थे, जिला की, ठीक है। अब ये है शहर, ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है, तो वो लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ जो कि आप देख रहे होंगे रेड बिंदी है मैप के अंदर, ये लखनऊ है, ठीक है। जिसके नॉर्थ ऊपर की तरफ सीतापुर है और ईस्ट की तरफ बाराबंकी है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे हरदोई है इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और इधर वेस्ट की तरफ उन्नाव है, ठीक है। तो ये जो है लखनऊ है, और ये आपको दिमाग में रखना है कि किधर की तरफ कौन कौन से ज़िला है। और इसके अलावा जो है फिर आगे बढ़ते हैं। बरसात के दिनों की औसत संख्या जो है 42 से 48 बरसात के दिन रहती है। अधिकतम बरसात गोरखपुर में होती है, ये आपको देखना। अब गोरखपुर की बात आई तो आप गोरखपुर देखिएगा किधर है, ये देखिएगा यहाँ पर, जैसा कि जो बलिया है, बलिया से ऊपर आपको बलिया दिख रहा होगा, ये बलिया से ऊपर देवरिया, देवरिया से ये थोड़ा आप लेफ्ट साइड में देखेंगे गोरखपुर है ये, ठीक है। गोरखपुर से ठीक ऊपर महाराजगंज है, मतलब महाराजगंज के नीचे जो है ये गोरखपुर है। उसके अलावा न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में होती है। मथुरा किधर है, मथुरा दोस्तों इधर है, ये जो राजस्थान से सीमा लगती है मथुरा और आगरा की, ठीक है। वहीं प्रमुख नदियाँ जो है गंगा नदियों को हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे और आगे की तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट है प्रशासनिक इकाइयों के बारे में, ठीक है। प्रशासनिक इकाइयाँ, अब इसका जो है मैंने अब तक तो आपको एक ओवरऑल बेसिक आइडिया इसमें वीडियो में हमने समझाया, बेसिक आइडिया है, मतलब सिर्फ मैप देखा, कुछ बेसिक सी जानकारी हमने यहाँ पर समझ ली, ठीक है। अब जो है मेन इसमें शुरू होता है मंडल और जो प्रशासनिक इकाइयाँ, सब कुछ डिटेल में शुरू होगा। तो इसके बारे में हम जो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और हल्के हल्के करके बहुत डिटेल में हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, और हर चीज़ आपको मैं समझाने का इसमें प्रयास करूँगा, ठीक है। अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो मतलब कोई जैसे बाई चांस कोई वीडियो में कोई डेटा अगर कोई गलत मैं बता देता हूँ गलती से या कुछ भी, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब ये सीरीज़ चलेगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, देखिएगा, पसंद आए, और मैं और भी अच्छी तरह प्रयास करूँगा जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।